यूरोप में जो लाइफस्टाइल है उसके बारे में कि माइग्रेशन अच्छा होता है, बहुत कुछ सिखा कर जाता है और आप लर्न। यूरोप आपको बहुत सारे लाइफ स्किल सिखाता है। और क्योंकि मैं बर्लिन में रहती हूँ जो काफ़ी कॉस्मोपॉलिटन है, सो एक्सपोजर इतनी सारी नेशनैलिटीज़, इतने तरह के लोगों के साथ, इतने तरह के कल्चर्स के साथ, वो अपने आप में बहुत एनरिचिंग था। और साथ साथ में ये एक, मुझे लगता है एक ऐसा मीडियम भी होता है जहाँ पर आप कुछ सीखते हैं और कुछ सिखाते हैं। सो ये जो कल्चरल एक्सचेंज है ना, जो डे टू डे, एयर ऑन एयर होता है, बिकॉज ऑफ इमिग्रेशन, बिकॉज यू आर लिविंग इन अनदर कंट्री, इंटरैक्टिंग विद पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज लिविंग एट सम प्लेस। ये हम उन पंछियों की तरह हैं जो अपने अपने जगह से उठ उठ के अपने अपने दाने लेके आते हैं और प्रवासी दुनिया को भारत आबाद करते होते हैं। ही एब्सोल्युटली। से। एब्सोल्युटली। तो वो हम अपने देश को तो डेवलप कर ही रहे हैं, साथ में हम दूसरे देश को भी समृद्ध कर रहे हैं। खासकर भारतीयों की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय, आई फील प्राउड कि इंडियन कम्युनिटी जर्मनी में भी उन कम्युनिटीज़ में से है जो यहाँ के 1% हाईएस्ट अर्निंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हैं। यस, ऑफ कोर्स, the topmost, I would say, immigrants are Indians, जो highest paid expat communities हैं, और लॉ अबाइडिंग हैं, अ, अ, अच्छे से इंटीग्रेट होते हैं कल्चर के साथ, सीखते हैं। तो इट्स इंडियन कम्युनिटी इज वेरी रिस्पेक्टेड, वेरी मच रिस्पेक्टेड। ग्रेट। जी। और जहाँ तक सोशल की बात है, बिकॉज आई ऑलवेज हैव बीन लाइक आई एम अ सोशल बर्ड, सो मैं सोशल एक्टिविटीज़ में काफ़ी इन्वॉल्व रहती हूँ। हर लेवल पे, पर्सनल लेवल पे भी, कम्युनिटी लेवल पे भी। और पिछले 8 साल से हम लोग जर्मनी में हैं, सो काफ़ी काम किया। um, तो यहाँ आप पर नेशन को एसोसिएशन किस का तरह मैं से पार्ट देखा हूँ। गया? कभी उन्होंने ऐसे कहा कि आप अपनी संस्कृति लेकर चल रही हैं, या सॉरी, किसको? जैसे Can you आप repeat? वहां पे अपनी रचना की कोई चीज की, तो जब आपने अपने दोस्तों के बीच में उसे सुनाया या आपने उनसे कुछ जवाब जानना चाहा, तो क्या कभी उन्होंने ऐसे कहा कि आप अपनी संस्कृति को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करती हैं या आप में झलकती है आपकी संस्कृति? इस तरह के कमेंट्स आपको सुनने के लिए मिले? जब भी आप साड़ी पहन के निकलेंगे और लोग आपको देख रहे हैं, एंड दे से ओ वाओ, यू लुक सो प्रिटी एंड दिस कलर इज सो नाइस, सो ऐसा होता है बिकॉज हम फेस्टिवल्स मनाते हैं, कॉमन जगह पे मिलते हैं, तो बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, वी वेयर साड़ी और सूट पहन के जा रहे हैं, बिंदी लगाई है। सो वो चीज़ें, वो कल्चरल एक्सचेंज, लोगों को बड़ा खुशी होती है यहाँ खुशी। पे। लोग, हाँ, विदेशियों को वाकई बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमारी अटायर, हमारा ड्रेसअप बहुत बहुत खूबसूरत है। तो लोग बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ पर हम सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं, बहुत जोर शोर से मनाते हैं। छोटे छोटे स्थानीय फेस्टिवल्स, जैसे राजस्थान का गणगौर है, या बसंत पंचमी से लेके दिवाली, होली, सारे फेस्टिवल्स बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी भारत से कहीं अच्छे से मनाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात जी। बहुत आपने अच्छी कही। और हम बहुत एनर्जी से पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि वही एक चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप अपनी कम्युनिटी से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। एम्बेसी में हम लोग बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। तो मैं शुरू से, जब से यहाँ पे आई हूँ, तब से ये सारी पहले बल्कि इंडिया में रहते हुए हमारे लिए ये सारी चीज़ें सिर्फ छुट्टियाँ हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे आके हमने वाकई उसको एंजॉय करना शुरू किया। और एक और बात, अच्छी बात होती है अनुसुईया, जब अगर आप दिल्ली में रह रहे हो ना, तो आप ज्यादा से ज्यादा दिल्ली वाले लोगों से मिलोगे। हम्म। आप मुंबई में रह रहे हो तो आप मराठियों से मिलोगे, हम्म। अपने अपनी कम्युनिटी में रहोगे। जब आप विदेश में आते हैं तो आप पूरे पूरे भारत। देश, हाँ, मतलब विदेशियों से तो मिलते ही हैं, लेकिन इंडिया में भी शायद आप किसी असमी से नहीं मिलोगे उतनी, जितना वो आपका यहाँ। दोस्त उतना क्लोज नहीं बनेगा। या आप किसी तमिलियन से उतने क्लोज दोस्त नहीं बनोगे, या किसी कश्मीरी से नहीं बनोगे जितना कि आप यहाँ पे, क्योंकि सब साथ में हैं और थोड़े से लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो सही। वो मिलते हैं और चीजें करते हैं। तो मैंने गरबा यहाँ पे, गरबा करवाया है, एक इवेंट मैनेजमेंट अच्छा। कंपनी के साथ में हूँ। अच्छा। तो बहुत सारे हमने तरह तरह के इवेंट्स कराए। तो यहाँ पे आके मैंने गरबा करना सीखा। और बहुत सारे फेस्टिवल्स हम लोग मनाते हैं। सो ये बहुत, मुझे लगता है बहुत खास बात है कि हम सिर्फ बाहर विदेशी चीज़ों को और कल्चर को नहीं सीखते हैं, बल्कि हम भारत के बारे में बहुत कुछ सीख रहे हैं, इसलिए हमारे जो हम पास भारत को काफी कुछ नहीं और सीखते। रहता है लिखने के लिए, क्योंकि हम ये चीज भी देख पा रहे हैं। तो हम कुछ ऐसा लिखते हैं जो कि एक तो वो अखंडता में एकता जो कहते हैं, वो हमें यहाँ पर ज्यादा दिखाई देती है। यस, और टू अ ग्रेट त्योहारों एक्सटेंट। से याद आया कि ऐसे ही हमारे यहाँ पे सिंगापुर में वरलक्ष्मी पूजा स्टार्ट होती है, तो क्या होता है, सभी लोग फ्राइडे को रखते हैं मोस्ट ऑफ।
क्योंकि वरलक्ष्मी का दिन होता है। तो अब मैंने एक बार स्टेटस डाला अपना, मेरी मम्मी ने देखा, चलो ठीक है वहां पे भी अच्छा मना रहे हैं। अब दूसरे फ्राइडे भी मैंने डाल दिया, तीसरे फ्राइडे हाँ, भी तो कहती हैं कि कितना वरलक्ष्मी पूजा हो रहा है, इतना तो यहाँ पे भी नहीं होता जितना तुम्हारा सिंगापुर में हो रहा है। तो मैंने कहा, एग्जैक्टली। मम्मा ऐसे ही हाँ। है कि यहाँ पे जो भी त्योहार है तो वो हम अपनी छुट्टियों के हिसाब से, वो पूरा मंथ चलता है। होली है हम्म। तो एक एक बार की होली नहीं होती है, वो हमारे हर वीकेंड में होली होती है। तो या। ऐसा है, और जो कि बहुत रियली इंटरटेनिंग होती है और बहुत मजा आता है। हम्म। जी। यस। तो मैं आपसे अब जानना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि आज की युवा पीढ़ी साहित्य से दूर हो रही है? यदि हाँ, तो उन्हें कैसे जोड़ा जा सकता है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ अभी, कि हमारे बच्चे या हम्म। वेरी गुड क्वेश्चन। इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। अब मेरे पास स्टैटिस्टिक्स नहीं है, जी। लेकिन जो मुझे जनरली लगता है वो मैं बताती हूँ। तो देखिए, अभी ना हम एक बहुत अलग दुनिया में रह रहे हैं। हमारे आसपास इतना सारा कंटेंट है, विजुअल, ऑडियो, हम्म। कि ऑफ कोर्स, और हमारे पास टाइम लिमिटेड है। और पढ़ने में तो ऑफ कोर्स ज़्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू वॉचिंग समथिंग और हियरिंग टू समथिंग। तो नेचुरल एज ए ह्यूमन बीइंग है कि जो चीज़ें आप क्विकली एब्जॉर्ब कर लो, क्विकली कंज्यूम कर लो, वो उसकी तरफ आप ज़्यादा जाओगे। तो इतना सारा इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो और मीडिया ओवरफ्लो के कारण डेफिनेटली रीडरशिप तो बहुत कम हुई है पहले के कंपैरिजन में। लेकिन एट द सेम टाइम मैं देखती हूँ, जो मुझे चौंकाता भी है, कि जहाँ तक पोइट्री की और राइटिंग की बात है, हम मीडिया की बात करते हैं, तो कंटेंट आ भी तो इतना रहा है ना, उसको कोई लिख भी तो रहा है ना, वो भी तो कहानियां हैं, है ना। वो लिख रहा है, एक यानी कि तरीका अलग है स्टोरीज की पहले। डिमांड है, हाँ, बिल्कुल की बिल्कुल डिमांड है, स्क्रिप्ट बिल्कुल। राइटिंग की डिमांड है। आप देखेंगे इंस्टाग्राम में तो मैं अभी बहुत सीरियस होके अपना मेरा पोएट्री का मैंने शुरू किया है, वर्सेस एंड वाइब्स के हम्म। नाम से। तो उसमें मैं सिर्फ पोएट्री डालती हूँ अपनी। तो वो बहुत जल्दी मुझे बहुत अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसमें। एंड फिर मैंने देखा कि शायरियाँ बहुत चल रही हैं इंस्टाग्राम पे, ऐसा नहीं है, लोग बहुत पसंद करते हैं, जी क्योंकि जी। ये चीज़ें दिल को सुकून देती हैं, कौन देते हैं? जी। है ना। बहुत सारी चीज़ें आसपास हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको छूती हैं, दिल को छूती हैं, सुकून देती हैं। और आप किसी भी सिचुएशन में हो, कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसी शायरी जो आपसे जुड़ी हुई, तो आपको बड़ा मजा आएगा, खुशी होगी, टच कर जाते हैं। टच कर जाती है। सेम वे गोज फॉर स्टोरीज एंड नॉवेल्स। मुझे नहीं लगा था कि मेरी बुक्स को मतलब इतना पढ़ा जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इतने सारे बुकस्टा ग्रामर्स हैं, इतने सारे आज की डेट पे। सो पीपल आर रीडिंग, एंड पीपल हु आर रीडिंग, एक्चुअली हमारी जनरेशन से ज़्यादा, अनुसुईया, द न्यूअर जनरेशन, लाइक माई डॉटर इज सो मच इन टू रीडिंग। शी हम्म। राइट्स एंड शी रीड्स, शी इज यहाँ के लाइक बच्चे भी बहुत पढ़ते 14 years old राइट नाउ। हैं। और उसे किताबों का बहुत शौक है। हम्म। उसका बर्थडे था, उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी ये लिस्ट है, मुझे सिर्फ किताबें दो। हम्म। सो शी इज सो मच इनटू रीडिंग एंड शी किताबें तो कीप्स ऑन। पढ़ रहे हैं, बात यहाँ आ जाती है चैलेंजिंग कि क्या वो हिंदी पढ़ रहे हैं? हाँ, अगर आप, हाँ, इस बात में आएंगे, क्योंकि आपने सिर्फ लिटरेचर की बात की, तो हाँ। लिटरेचर प्रोपगेट हो रहा है, लिटरेचर आज भी पढ़ा जा रहा है। खासकर जर्मनी में रीडरशिप बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपको हर दूसरा इंसान ट्रेन में, बस में बुक हाथ में लिए हुए मिल जाएगा। हर हर गली नुक्कड़ बुक्स पे, हर हमारे। किलोमीटर में बुक स्टोर्स हैं। फ्लावर शॉप्स एंड बुक स्टोर्स, दीज आर द टू थिंग्स यू विल फाइंड इन जर्मनी, एवरीवेयर। एवरीवेयर। फ्लावर्स एंड बुक स्टोर्स, ओके। लाइब्रेरीज हैं हर सेक्टर में, हर जगह पे आपको हर थोड़ी थोड़ी दूर में लाइब्रेरीज मिलेंगी, बहुत बढ़िया लाइब्रेरीज। सो बुक, मेरे ख्याल से इंडिया में इसकी बहुत कमी है अभी भी। लोग पढ़ते नहीं हैं उतना। हिंदी की बात करें खासकर, तो फिर यही बात होती है कि शायद हिंदी लोग नहीं पढ़ते। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे नहीं लगता ऐसा। मैं बताऊंगी आपको क्यों। क्योंकि अम, आप अगर देखें तो हिंदी की बुक इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इट्स $1 billion इंडस्ट्री। तो लोग कहते हैं कि किताबें कोई पढ़ता नहीं है, ये नहीं होता, बट ऐसा नहीं है। पढ़ने ऊपर वाले। से ऊपर से हिंदी हिंदी तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है ना। लेकिन हाँ, चैलेंज ये जरूर है कि लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत बड़ा परसेंटेज, जो बोलते तो हैं लेकिन वो पढ़ते नहीं हैं, बिकॉज उनकी हिंदी पढ़ने की आदत छूट चुकी है। हाँ, छोटे। लेकिन फिर भी काफी, आई सी अ वेरी पॉजिटिव चेंज। पहले लोग इस बारे में, हिंदी हिंदी में पढ़ता हूँ, हिंदी में लिखता हूँ, तो आपको हीन भावना से दिखते थे। अच्छा, हिंदी में लिखा है, वो आप गिरनी हिंदी चाहिए। किताब पढ़। एग्जैक्टली exactly. लेकिन अब ऐसा नहीं है, मतलब इस बारे में तो मैं हर जगह ये बोलती ये हूँ, एंड चीज पीपल। मैंने भारत में देखी लेकिन बाहर नहीं देखी।
बाहर हम्म। जब मैंने दुबई या सिंगापुर या अदर कंट्रीज में, वो लैंग्वेज को लैंग्वेज लेकर चलते हैं। दे वो रिस्पेक्ट होना भी ऐसे चाहिए। हुज अ वो लैंग्वेज। होना भी चाहिए। कोई एक लैंग्वेज पढ़ने की या जानने की वजह से नॉलेज थोड़े ना, नॉलेजेबल थोड़े ना हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लैंग्वेज इज मुझे जस्ट वो अ वे चीज ऑफ वहां पे एक्सप्रेशन। बहुत अच्छी लगी कि भारत में इस तरह से क्यों, तो अपने ही लोग हैं कहीं ना कहीं जो अपनी चीज को रिग्रेट कर रहे हैं, जो हमारे अपने ही हैं जिनकी उनकी ओन भाषा है, वही अगर हम्म। बोलने से कतरा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो खुद छोटा बना रहे हैं उस चीज को। वो सामंतवादी जो हमारा इतिहास रहा है ना, हम्म, कॉलोनाइज्ड हम रहे हैं, तो उसकी वजह से कहीं आपको जो दबा दिया गया। हम्म, और अभी आपकी रोजगार के जो माध्यम है, आज भी अब उस पे काम हो रहा है, लेकिन वो फिर भी अंग्रेजी से जुड़े हुए हैं। जी। तो वो चीज़ें तो तभी हो पाएंगी जब हिंदी आपको रोजगार दे पाएगी। बट मैं इस ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं इस बहस में ना कभी पढ़ती हूँ ना मुझे लगता है कि पढ़ना तार्किक है कि कौन सी भाषा अच्छी है, सिर्फ अपनी भाषा सीखनी चाहिए, इसको छोड़ दो, सिर्फ ये शुद्ध, और ये प्रैक्टिकल नहीं है। हम्म, मैं हर जगह ये बोलती हूँ कि हिंदी बोलकर शर्माए नहीं, हम्म, और अंग्रेजी बोलकर इतराए नहीं। सिंपल सिंपल, वेरी सिंपल। हम्म, ठीक है। अपनी भाषा बोलिए, बिंदास बोलिए, आपकी भाषा है। सामने वाले को समझ आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो सीखो। बिल्कुल। लेकिन मतलब आपको हीन भावना नहीं आनी चाहिए उसकी वजह से, ये एक है ना। कला है पर चाहे। एट द सेम टाइम लर्न अदर लैंग्वेजेस एज वेल, क्योंकि वो जहाँ पे आप अब मैं जर्मनी में आके बोलूँ कि मुझे नहीं सीखनी है तो मेरा काम नहीं चलेगा। हम्म, राइट, सो यू हैव टू लर्न बट यू हैव टू लर्न, सो इट्स लाइक दैट। हम्म। सो सारी सारी भाषाएं अच्छी हैं। अभी ये हमारे भारत में इस तरह मुंबई में ही ये कांड हुआ है कि वो कह रहे हैं कि मराठी है तो मराठी बोलो, हिंदी नहीं बोलो। तो मुझे ऐसा लगता है ये तार्किक नहीं है, इट्स इट्स नॉट सूट्स लाइक, राइट। आप जो मतलब जो उड़िया है, जो बुंदेली है, अब वो लोग आकर के तो ये भाषा नहीं बोलेंगे नहीं कि हम बुंदेली में बोलते हैं, आप बुंदेल शहर में रह रहे हो तो आप बस वही भाषा बोले। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर उन्हें हिंदी आती है और हिंदी 60% से भी ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है भारत में, तो आप उस भाषा को ये नहीं नकार नहीं सकते कि नहीं ये मत बोलो, आप ये बोलो सिर्फ क्योंकि आप इस स्टेट में रह रहे हैं। तो मैं इस बात पर थोड़ा सा डिफर करूंगी आपके ओपिनियन से। जी बताएं। भारत में एक तो एक भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। हम्म, हम्म, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी। अम, वो जो मैंने आपको बोला प्रैक्टिकल अप्रोच, कि ठीक है हम्म, हम अपनी भाषा को लेके हीन भावना से ग्रसित ना हों। हम्म, एट द सेम टाइम प्रैक्टिकली स्पीकिंग, जहाँ पे आप हैं और वहाँ की, फॉर एग्जाम्पल मराठी वहाँ की मातृभाषा है, हम्म, ठीक है। अब वो पॉलिसी मेकिंग किस तरह से है, क्या है, इस पे डिपेंड करता है, आपको फोर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन इट्स वेरी प्रैक्टिकल टू लर्न द लोकल लैंग्वेज। जी बिल्कुल। इट ऑलवेज हेल्प्स। और क्या हो जाएगा, आपका कॉग्निशन ही इंप्रूव होगा ना, आपको एक नई भाषा ही आएगी ना, आप लोगों से ज्यादा आसानी से जुड़ ही तो पाएंगे, यही तो होगा। हम्म, तो इसको अपोज करने की जगह, अगर आप वहाँ रह रहे हैं, आपका रोजगार वहाँ है, आपकी रोजमर्रा के लोगों से जान जो बातचीत है वो उस पे है, सो इस बात पे तर्क करने, लड़ाई करने की जगह अगर आप दूसरी भाषा सीखते हैं, हाँ। तो नहीं, मैं उससे आपकी जो बात से सामंजस्य बिल्कुल, समन्वय बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बात से। लेकिन बात यहाँ आती है कि आपने स्कूल में उसे लोकल लैंग्वेज कंपलसरी रखा है, ये चीज समझ में आ रही है, बच्चे लर्न कर पा रहे हैं। लेकिन जो अधेड़ उम्र के हो गए हैं, अब समझिए वो नहीं जानते और आप उन्हें जाकर कहते हैं मराठी में बोलो। जिस चीज की आप एबीसीडी नहीं जानते उनको अभी थोड़ा। इस चीज को फोर्स, मैं ये नहीं कहूंगी, इस चीज को डेफिनेटली फोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदी तो हमारी राजभाषा है ही और उसे इस पूरे देश में स्वीकार करना चाहिए। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल चीजें जो होती हैं, कि अगर आप एक तमिलनाडु के किसी अंदर हम्म, बहुत देहात गांव में चले गए जहाँ पे किसी को हिंदी हिंदी आती ही नहीं है, आती। तो दे विल नॉट लर्न। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप वहाँ गए हैं हम्म, तो आपको आना चाहिए, वरना आप सरवाइव नहीं कर नहीं पाएंगे। कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ट्रू। जी सो बिल्कुल सही बात है कि वो भाषाएं सीखनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भाषाएं सीखने का प्रेशर है वो हम बच्चों पर डाल सकते हैं। बच्चों की जो मानसिक जो एबिलिटी होती है वो बहुत सारी भाषाओं को ग्रैब कर सकती है। तो ना कि सिर्फ आप इंडियन भाषाएं हैं उनको सिखाएं, फिर बाहर की भी, जैसे फ्रेंच सीखते हैं बच्चे, जर्मन सीखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उन्हें साथ देती है। लेकिन अब जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो अपना पेट पाल रहे हैं, वो बाहर निकले हैं, इस तरह के वीडियोस मैंने अभी देखे रिसेंटली। तो मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा कि थोड़ा सा सेंसिबल उनको होना चाहिए कि ये ओल्ड हो चुके हैं, इनके ऊपर इस तरह से प्रेशराइज करना नहीं, आप उसे सिस्टमेटिक तरीके से आप करें
या आपके स्टेट में है, कोई पढ़ रहा है आपके स्टेट की भाषा में, तो आप एक कंपलसरी लैंग्वेज कर दीजिए। जैसे यहाँ सिंगापुर में भी है ऐसा कि लैंग्वेज के लिए दबाव नहीं है, लेकिन आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है आपकी अपनी। चाहे आप वो हम्म। हिंदी चूज कर लें, चाहे गुजराती चूज कर लें, चाहे पंजाबी चूज कर लें। तो इतनी मुक्ति, इतनी फ्रीडम तो मिलनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है लोगों को। या तो प्रेशर ना आए किसी को किसी भी तरह का। जी। चलिए, बड़ी अच्छी बात हो गई इस मैटर पे, बहुत ही ताज़ा ताज़ा मैटर है ये। तो मुझे थोड़ा झिझक भी हो रही थी कि इस पर बात करना ठीक है या नहीं, लेकिन वो निकल ही आया। लेखकों या कवियों से विशेष रूप से प्रभावित हैं? जी बिल्कुल, आप हमें ये बताएं कि आपको कौन से लेखक अच्छे लगते हैं, जिनको जिनको पढ़ना आप पसंद करती हैं? इंटरनेशनल लेवल पे मुझे सलमान रश्दी बहुत पसंद है। जी। अम, भारतीय लेखकों में मन्नू भंडारी जी मेरी फेवरेट रही हैं, महादेवी वर्मा, शिवानी, इनको हम सब ने बचपन में पढ़ा है। कंटेम्प्ररी इंडियन राइटर्स में अमीश त्रिपाठी की पहली कुछ नॉवेल्स मुझे बहुत पसंद आई थी, बाद की इतनी नहीं, पर शुरुआत की ट्रायोलॉजी ऑफ शिवा, बिकॉज ही केम अप विद अ कम्प्लीटली न्यू आइडिया, जो अब तो बहुत चलने लगा है, अभी माइथोलॉजी पे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। हम्म। लेकिन बिकॉज ही वॉज पायनियर इन दैट एरिया, तो वो एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर आए। यस। और हिंदी में बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। बहुत ऐसे मुझे नाम अभी ध्यान नहीं आ रहे हैं मुझे। इनका जैसे मैंने बताया, मन्नू भंडारी जी मेरी काफ़ी पसंदीदा हैं। एक मध्य प्रदेश से एक राइटर आते हैं, पंकज जी, उनकी एक दो मैंने कहानियाँ किताबें पढ़ी हैं, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बहुत अलग लगी। रेत समाधि जिन्होंने लिखी हैं, गीता श्री। हम्म। यस, बहुत उस बारे में बहुत चर्चा हुई है, कई लोगों को वो बिल्कुल पसंद नहीं आई है। हम्म। बुकर्स अवार्ड जिन्हें मिला था, गीता श्री, बट आई लव दैट राइटिंग। आई डोंट नो आपने पढ़ी है या नहीं, रेत समाधि। ये मैंने सुना है, लेकिन इसके बारे में। जी। समाधि जिसे बुकर्स अवार्ड मिला था इंडिया से। हम्म। आई हैव रेड दैट बुक, हिंदी में भी पढ़ी है मैंने, इंग्लिश में भी पढ़ी है, दोनों पढ़ी हैं। इट्स अ बंजारा राइटिंग। अगर हम्म। आपने नहीं पढ़ी है और आप पढ़ने की शौकीन हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड दैट बुक। हो सकता है आपको बहुत अलग लगे, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, और उसका क्या अच्छा कुछ तो लगा? रीजन रहा होगा कि उसको बुकर्स अवार्ड मिला। वैसी राइटिंग आपको नहीं मिलेगी, मतलब आप ये समझिए कि किसी ने एक बहुत छोटी सी, एक बहुत सिंपल सी लाइफ स्टोरी को, जिसे हम आम भाषा कहते हैं कि इंसान पैदा हुआ, उसके इतने की शादी हुई, उसके इतने बच्चे हुए, फिर ये हुआ फिर हुआ, एक आम इंसान की जिंदगी को ना 400 450 पन्ने की नॉवल में लिख दिया, और इस तरह से लिखा है कि आ, आप पढ़ते जा रहे हैं, आप पढ़ते जा कभी रहे हैं। मतलब बहुत बहुत विजन अलग क्रिएट लिखावट होता है, जा रहा बहुत है। अलग तरीके से, विजुअलाइजेशन नहीं क्रिएट बहुत होता है। बहुत अलग लिखावट है, बहुत अलग तरीका है, वो राइटिंग आपको हार्डली कहीं मिलेगी। और शायद यही रीजन था कि बिकॉज इट वाज सो डिफरेंट, इट वाज पिक्ड फॉर बुकर्स अवार्ड। हम्म। Yes, and Arundhati, yeah, I forgot to mention Arundhati Roy. I love her. Yes, I love her writings. Yes, जैसे ये चेतन भगत हैं, या इनकी इनकी कहानियां आपको? Chetan Bhagat is like light read. अच्छा। I won't take it so seriously. Yes, मैंने उनकी सारी किताबें पढ़ी हैं, बट अगर मैं साहित्य की बात करती हूँ, लिटरेचर की, क्योंकि दो तरह की चीज़ें होती हैं जब हम लिटरेचर की बात करते हैं। एक है जो साहित्य को, लिटरेचर को, जो गहरे लिटरेचर को कंट्रीब्यूट कर रहा है, सो अरुंधति रॉय, हम्म। मन्नू भंडारी, सलमान रश्दी, गीता श्री, ये लोग उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। सेकंड होता है कमर्शियल राइटिंग, बिकता राइट, जो बहुत बिकता है, या हम्म। अमीश त्रिपाठी, चेतन भगत, दे फॉल इन दैट कैटेगरी। आई कंसिडर माई सेल्फ ऑल्सो एज अ कमर्शियल राइटर, क्योंकि बनारस मीट्स बर्लिन एक फास्ट रीड है, लाइट रीड है, हम्म। बट लाइट रीड भी नहीं है, डीप है वो, लेकिन फिर भी मतलब फिर भी इट्स रोमांटिक फिक्शन, सो मैं उस वाली कैटेगरी में आती हूँ। बट मुझे पर्सनली जो मुझे पढ़ना पसंद है, हम्म। मुझे डीप राइटिंग पढ़ना पसंद है। हम्म। सो ये वाली जो कैटेगरी है ना, दिस इज लाइक दैट दैट stimulates a new emotions, that gives a fresh perspective to what you already know. बिल्कुल। सो वो मुझे लगता है बहुत एनरिचिंग होता है कि आप, मैं तो देख ही रही हूँ, आप भी देख रहे हैं, वो सब देख रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन अगर उसको आप एक अलग नजरिया आपको मिलता है जब आप किसी को पढ़ते हैं। हम्म। हम्म। एग्जाम्पल विक्ट्री सिटी बाय सलमान रश्दी,
I have never read anything like that before. अच्छा। Thousand Splendid Suns. हम्म। What a fabulous writing. So बहुत classical pieces हैं, जी। बहुत classical. जी। Yeah, so we can have a complete, अगर आप सिर्फ किताबों की चर्चा करेंगे तो शायद मुझसे आप 3 घंटे डिस्कशन कर सकते आप, हैं। जो अच्छा पढ़ता है वो अच्छा लिखता है, नो डाउट, ये तो है। कहते हैं कि अगर आप और जब हम ऐसे लोगों से बात करते हैं जो रियल में पढ़ते हैं, तो वो एक उनकी पढ़ी हुई सारी किताबों का एक निष्कर्ष आप पढ़ लेते हैं। हम्म। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो साहित्य के क्षेत्र में तकनीकी माध्यमों जैसे ब्लॉग, यूट्यूब और सोशल मीडिया का क्या योगदान मानती हैं आप? मैंने देखा कि आपने काफी सारे ब्लॉग्स भी खोले, ओपन किए हुए, यूट्यूब चैनल्स है आपका, और आप उसमें छोटे छोटे वीडियोस बनाकर डालती हैं, कुछ बताती हैं, कुछ बहुत अच्छा। क्या मैं इवन पॉडकास्ट मैंने देखा पॉडकास्ट कि प्रियंका चोपड़ा के जो जो उन्होंने बोला है उस पर भी आप सहमति जता रही हैं। तो ये जो मैंने देखा इसमें, और नो डाउट मुझे भी उनके बहुत अच्छे लगते हैं जो वो बोलती हैं, जो वुमेन के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बोलते हैं। तो ये जो आजकल का चलन है, जो शायद आगे चलकर भी बहुत फेमस होगा, किताबें शायद पीछे छूट रही हैं लेकिन ये चीजें इंसान के हमेशा टच में है, क्योंकि एक मोबाइल हम्म लेकर हम घूम रहे हैं और उसे जब स्क्रॉल करते हैं तो हमें ये सारी चीजें मिल ही जाती हैं। तो ये जो नया चेंजेस आया है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? The only thing that is constant is change. अब आप उसको, उससे सहमत हो ना हो, अच्छा लगे ना लगे, बार का नियम it's a part of it. I mean, है। I have seen an era जहाँ पे लेटर्स लिखे जाते थे. हम्म। Then we reached telephone. Then we got Orkut. हम्म। Then we got Facebook. And बिल्कुल। now we have Instagram. I'm a digital content creator at the moment. So what can I say? मैं खुद content creator हूँ. So I won't criticize this. मैं सिर्फ ये कहूँगी कि ये mediums अपनी जगह हैं, लेकिन जो हमारा old school है, that is reading, वो continue रहना चाहिए. हम्म। क्योंकि आपको अभी बहुत सारा ज्ञान रील्स से मिल जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, कैसा पहनना चाहिए, एवरीथिंग यू गेट या इन द फॉर्म ऑफ दोज 30 सेकंड की रील्स, राइट? लेकिन चला भी जाता है दिमाग से, वो आपको याद नहीं रहता। दैट डजंट स्टे विद यू. हाँ, क्योंकि दैट वो डजंट, आंखों वो के ना आपका माध्यम से अटेंशन आपके स्पैन ऊपर को के बहुत लेयर कम पे करेगा. आता है और वो चला जाता है। लेकिन जब आप रीड करते हो तो आप शायद कहीं ना कहीं आपके सारे ऑर्गन्स जो हैं, फेशियल, जो आपकी जो 5 तत्व हैं, वो एक साथ मिलकर उस चीज को अडॉप्ट करते हैं। यस. और ठीक है, ज्ञान कहीं से भी मिल रहा है, अच्छा ज्ञान मिल रहा है तो उसको लेना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, वो करना चाहिए. पर आपका अटेंशन स्पैन भी उससे कॉम्प्रोमाइज होता है. आप फिर 15 सेकेंड 30 सेकेंड से ज़्यादा किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते. तो मुझे लगता है कि हम लोगों का के लिए तो फिर भी चलिए कोई बात नहीं, बट इट इज़ वेरी नेगेटिव फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है. जी जी, उसके और रिजल्ट आपका वो मेंटल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट डालता है. जी जी। कंसंट्रेशन कम होता है आपका, अननेसेसरी फोकस का बहुत सारा कम हो दिमाग के जाता अंदर चला जाता है, आपको जो चाहिए है. वही नहीं मिलता, उसके अलावा भी आप बहुत सारी चीजें कंज्यूम कर लेते हैं जो कि आपके हम्म. लिए जरूरी नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली. स्ट्रेस तो घेरता ही है। Yes, but the truth is, this is going to stay. हम्म। We can't change anything about it बिल्कुल। until unless, अगर बहुत सारे लोग आपके और मेरे जैसे सोचने लग जाएं, हम्म। तो क्या होगा कि लोग उसको नहीं देखेंगे, कम देखेंगे. कम देखेंगे वो तो ट्रेंड धीरे धीरे फेड ऑफ होगा, और हम्म। फिर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे लोग जाएंगे. तो इट्स अ सोशल थिंग. इसे आप और मैं कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर बहुत सारे लोग कुछ समय के बाद वाकई ऐसे ही सोचने लगे कि नहीं, इससे ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, तो हो सकता है कि फिर कंटेंट का फॉर्म चेंज हो जाएगा. क्योंकि हमने अपने आंखों के सामने देखा है कि यूट्यूब के एक एक घंटे के वीडियोस चलते थे पहले. अब फिर उसके बाद 10 10 15 15 मिनट के चलने लगे. और अभी रील्स पे दुनिया है, मोस्टली 30 सेकंड की रील्स पे आपको सब कुछ समा देना होता है. हम्म। सो वन वे, द पॉजिटिव थिंग्स आर, काफ़ी अच्छी बातें भी हैं. एक तो आप देखेंगे कि लोगों का ना क्रिएटिविटी निकल के बाहर आ रही है. क्योंकि पहले अगर किसी को क्रिएटिव होना है हम्म। तो उसके लिए उसे बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स चाहिए होते थे. मंच ना चाहिए आप कि अपने आप को एक्सप्रेस। मंच चाहिए होते थे. आप, हाँ, और उसपे उस मंच तक, उन मंचों तक बहुत गिने हर चुने कोई लोग नहीं पहुंच पहुंच पाते थे. पाता। जी। कोई एग्जैक्टली. लेकिन आज वो फिल्म, आप फिल्म में जाओगे या आप धारावाहिकों में जाओगे या आप फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री में जाओगे, सिंगर हो तो अब देखिए, अगर मैं गाती हूँ और मैंने गाना शुरू किया, लोगों को पसंद आना चाहिए. एंटरटेनमेंट इज व्हाट दैट पीपल लाइक. ट्रू। ट्रू। अब अगर लोगों को पसंद आ रहा है कि मैं यहाँ पे बैठे हुए बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के ऐसे ही गा रही हूँ और मेरे मिलियन फॉलोअर्स हैं एंड पीपल आर लाइकिंग मी,
सो इट वर्क्स। वो श्रेया घोषाल को नहीं सुन रहे हैं कल को और वो मुझे सुन रहे हैं। वो सुन भी तो रहे हैं, बस आपको भी सुन रहे हैं, तो आप अपनी जो डिजायर है आपकी वो तो पूरी हो रही है ना। एग्जैक्टली, तो हम्म। मेरी डिजायर पूरी हो रही है। राइटर्स की भी बात कर लें, कितने सारे राइटर्स आज की डेट में, बट हाँ, ये हमें देखना चाहिए कहीं ना कहीं कि क्वालिटी, लिटरेचर में स्पेशली क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज हुई है, क्वालिटी बहुत डाइल्यूट हुई है, बिकॉज नाउ एवरीबडी इज ए राइटर, एवरीबडी इज ए पोएट, लोग कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे दिशाहीन, दिशाहीन, मतलब डायरेक्शन हैं। नहीं है जो भी उग रहा है, क्योंकि शाहीन है, हाँ चोरी है बहुत ज्यादा, हाँ, बहुत ज्यादा, ये है, नॉलेज नहीं है लेकिन प्लैगरिज्म है। जल्दी से उसे दे दिया, या मतलब वो समझते हैं हो गया मेरा, मैं कर सकता हूँ, लाइक लोग हम्म। देख रहे हैं, व्यूज मिल रहे हैं, इतना काफी है। तो धीरे या धीरे शायद जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, सीखते हैं और उनका इंटरेस्ट बढ़ता है, तो वो नॉलेज और लेना शुरू करते हैं। तो ये तो या एक तरह की जर्नी होती जाती है उनकी। या बट आई थिंक इट्स अ गुड पॉजिटिव चेंज इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग विद आइसोलेशन एंड डिप्रेशन, उस तरीके से कि आप अगर सोचें कि पहले ज़माने में लोगों के पास लिमिटेड ऑप्शन से सिर्फ टीवी था, टीवी पे भी जो चैनल्स आते थे उतना ही था। आज अगर मैं अपनी माँ के लिए देखूं, या जो लोग अकेले रह रहे हैं, उनके लिए कितना बड़ा एक सहारा बन गया है कि आप किसी से कहीं भी बैठे हुए बात कर सकते हैं। तरह तरह की आपको वैरायटी मिल जाती है, कंटेंट की वैरायटी मिल जाती है, जी। और बहुत सारा ह्यूमर का कंटेंट आ रहा है जो बहुत ओरिजिनल है, हम्म। और बहुत गांव देहातों से निकल के आ रहा है। इट्स सो रिफ्रेशिंग, ट्रू। ट्रू। इट्स सो रिफ्रेशिंग, आई रियली लाइक इट। मतलब कोई बुराई नहीं है इसमें। नहीं नहीं, आई तो थिंक सिर्फ लोगों को पता है मंच। क्या, बात सिर्फ है सेल्फ डिसिप्लिन थोड़ा सा अपने ऊपर लाने की, कि अति आपको अति कितनी हर चीज की चीजें खराब। रहना है। जी, बिल्कुल अगर मेरे मैं कंटेंट भी क्रिएटर चाहती हूँ और मैं पूरा दिन हर जगह अपना बस कैमरा लेके घूम रही हूँ, अपनी जिंदगी का एक एक चीज हाँ, दिखा रही हूँ, वो अति वो अति अति हो हो जाती जाता है, बिल्कुल है। बिल्कुल। वो अति हो जाती है। सेम वे अगर मैं कंटेंट देख रही हूँ और मैं पूरा दिन घर का सारा काम छोड़ के, सब कुछ छोड़ के सिर्फ पूरे बैलेंस दिन बढ़ रील, रहा है आपका। वो अति हो जाती है। But हम्म। if you're spending like I have 1 hour in a day that I can use in my entertainment, and then I'm using it for this, हम्म। हम्म। that's good. If बिल्कुल। I like to express myself and I'm using this medium to do my poetry or do something, लर्न समथिंग, इवन यूट्यूब अच्छा पे लगता है। आप कुकिंग Yes, सीखिए, आप जो जो भी और सीखना मैं चाहते हैं बहुत, ये सारी चीजें सीख सकते हैं। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द जनरेशन, या जी। yeah, I think it's बड़ी positive, अच्छी yes. बात आपने Till the बताई। time it is balanced. जी। क्या आपने किसी विशेष सामाजिक विषय जैसे मानसिक स्वास्थ्य, पर्यावरण या नारी सशक्तिकरण पर तो लेखन आपने किया ही है, नो डाउट, तो मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ ऐसा किया है आपने? Mental health मेरे लिए अगेन बहुत क्लोज टॉपिक है, जिस पे मैं कई बार बोलती हूँ, हम्म। बात करती हूँ। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि मैं ह्यूमन साइड ऑफ एवरीथिंग इन जनरल उस पे बात करना चाहती हूँ, चाहे वो ह्यूमन साइड ऑफ टेक्नोलॉजी हो, ह्यूमन साइड ऑफ यू नो ऑफ एनीथिंग। सो मेंटल हेल्थ पे अभी मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट की है जो आज ही रिलीज हुई है। उसमें मैंने एक स्कूल के प्रिंसिपल से बात की अबाउट चाइल्डहुड मेंटल हेल्थ इश्यूज। हम्म। क्योंकि हम जब मेंटल हेल्थ इश्यूज की बात करते हैं, तो वैसे भी ये टॉपिक पिछले 10 एक साल में ही हम इसके बारे में बात करने लगे हैं। इससे पहले तो इसे बात करना मतलब एक बहुत बड़ा सोशल टाबू था। पर उसमें भी जब भी बात होती है तो सिर्फ वयस्कों की बात होती है, एडल्ट्स की बात होती है, बच्चों की बात कोई नहीं करता। सो दैट इज समथिंग आई पिक्ड, और एक बहुत बढ़िया डिस्कशन हुआ है जिसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जीडी गोयनका स्कूल के प्रिंसिपल हैं जो एक ऑथर भी हैं, उनके साथ बातचीत हुई है। सो इस बारे में, यस, एंड आई एम गोइंग टू डू अ सीरीज ऑन दिस। आई विल टॉक टू सम साइकोलॉजिस्ट एंड सम अदर पीपल एज वेल, काउंसलर्स एक्सेट्रा, तो आप बच्चों में कि इन मेंटल हेल्थ। 10 सालों में, 10-15 सालों में इवन ऐसे केसेस बढ़े भी हैं। जैसे मैं यहाँ अध्यापिका हूँ, टीचर हूँ, और मैं लोकल स्कूल में जाती हूँ, पढ़ाती हूँ, हर क्लास में कहना नहीं चाहिए लेकिन एक बच्चा ऐसा जरूर होता है कि जिसे पर्सनल अटेंशन की जरूरत होती है, या तो वो क्लास को डिस्टर्ब कर रहा होता है कहीं ना कहीं अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से। तो इनकी संख्या बढ़ी ही है। मैंने कुछ अध्यापकों से भी बात की तो उनका भी यही एक्सपीरियंस रहा कि पहले जो था तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब जो है कि बढ़ रहा है इस तरह का इशू, कि बच्चे इस हेल्थ पर आते हैं कि हमें उनकी मेंटल कंडीशन देख करके उनको ट्रीट करना पड़ता है। वो नॉर्मल से थोड़ा अलग होते हैं, लेकिन बैठते नॉर्मल के साथ में है, तो ये काफी चैलेंजिंग हो जाता है टीचर्स के लिए और काउंसलर्स के लिए कि हमें डील करना है। तो इसके पीछे का जो रीजन जाना गया कि
क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में जिस तरह की विकृति चेंजेस आ रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली या मदर फादर की डिवोर्स, या मतलब नहीं है संभालने वाला, जॉब प्रेशर, वो अपना प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जो चीजें बच्चों को मिलनी चाहिए वो एग्जैक्टली नहीं मिल पा रही हैं, और इस वजह से हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। तो आपके अनुसार और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बच्चों की मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रही हैं? अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें हम्म। तो सबसे बड़ा कल्प्रिट है एक्सपेक्टेशंस। जी। जो मैंने अभी डिस्कशन की थी उसमें जो कोर पॉइंट निकल के आए, टॉप टॉप जो है लिस्ट में, हम्म। वो है एक्सपेक्टेशंस। हम्म। आप बच्चों से इतना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, बच्चे को स्कूल भेजना शुरू करते हैं तो वहीं के वहीं उससे एक्सपेक्ट करना शुरू करते हैं कि देखो हमने तुम्हें प्राइवेट स्कूल में डाला है, हम इतनी फीस दे रहे हैं, तो इतनी एज तक आपको ये आ जाना चाहिए, इतनी एज तक आपको इतनी की टेबल आ जानी चाहिए, है ना, आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना। और अ, क्योंकि हम भी ऐसे ही बड़े किए गए हैं इसलिए हमें लगता है ये नेचुरल है। लेकिन हो सकता है हमें भी मेंटल हेल्थ इश्यूज रहे हों, वो कभी डायग्नोस कभी उन पे तो कोई सुनने वाला नहीं था। और वो उसे कोई उसे ये आजकल काम नहीं किया बच्चों जाता था कि आपको मेंटल इश्यूज हैं, मतलब पागल हो गया। हाँ वो ये हाँ। पागल हो गया है, या ये बच्चा तो सुनता ही नहीं है, बस जिद्दी है ना, ये बहुत रोता है, ये स्कूल हम्म। जाने को मना करता है। हम हमारे टाइम पे भी तो ये सब होता था। बिल्कुल बिल्कुल बात ये था कि ना कोई कोर्ट था, ना कोई सुनवाई थी, ना कोई लॉयर था जो हमारे हक के लिए लड़े। तो हमारे टाइम पे भी वो बच्चे थे, हम लोग भी थे, जब हम रोते थे या हम देखते थे बच्चों को खींच खींच के पेरेंट्स लाते थे और वो रोते रोते दिन भर रहते थे। सो इट्स नॉट समथिंग न्यू, इट्स जस्ट दैट इट इज नेचुरल गेटिंग समझा मोर जाता है, अटेंशन। ठीक है नहीं इट अच्छा इज लग रहा है, गेटिंग बाद मोर में अच्छा लग अटेंशन। जाएगा, उसे नेचुरल समझता था एग्जैक्टली। तो पहले। आपके क्वेश्चन में आते हुए, तो हाँ। पहला सबसे बड़ा कॉज मुझे लगता है इट्स एक्सपेक्टेशन का ओवरलोड बच्चों के ऊपर। और बाकी एज केसेस होते हैं जिनको वाकई इश्यूज होते हैं, मेडिकल इश्यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल एडीएचडी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, ऑटिज्म इज अ वेरी बिग स्पेक्ट्रम, कॉग्निटिव इश्यूज होते हैं। तो वो केसेस हैं जिनको आइडेंटिफाई कई बार सही तरीके से नहीं किया जाता, और वो भी अपने आप में आप देखेंगे तो इट्स अ बिग परसेंटेज इन द सोसाइटी राइट नाउ। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे इस बात से एक बात याद आई कि मेरी सिस्टर की के जो बेटे हैं वो उन्होंने नीट में ऑल टॉप, मतलब टॉप 5 में आए थे। तो वो चीज़ मैंने बड़ी खुशी खुशी मेरी बेटियों को बताई कि देखो दीपक भैया यहाँ पहुंच गए और उन्होंने पूरे इंडिया में टॉप किया है, नीट में 5th रैंक लेकर आए। मेरी छोटी बेटी मुझसे कहती हैं, मम्मी डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम मी कि मैं ऐसा करूंगी। तो मैंने कहा मैं तुम्हें ये नहीं कह रही हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो कहते हैं नहीं आप हम्म। बता नहीं रहे हो, आप इंटरनल मतलब चिढ़ आ रही इनडायरेक्टली प्रेशर डाल रहे हो कि आप लोग भी कुछ ऐसा करो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। वी आर नॉर्मल पर्सन, मतलब हम एकदम ऑर्डिनरी पीपल हैं, आम इंसान हैं, तो हमसे ऐसी कुछ आशा मत रखना। मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन बाद में मुझे ऐसे लगा कि ये चीजें बताना भी मतलब बच्चों के लिए आजकल प्रेशर हो गया है कि शायद ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो लोग साफ मना कर भी देते हैं। मतलब बच्चे हम्म। ओपन हैं आजकल कि नहीं मुझे नहीं लेना प्रेशर, मुझे ऐसे कुछ मत वो करो। तो ये चीजें भी मैंने देखी कि बच्चे भी बदल रहे हैं, बच्चे चीजों को इनकार कर रहे हैं, नहीं लेते हैं वो प्रेशर। तो ये चीजें भी हैं। जी। तो आपकी आगामी योजनाएं क्या हैं? क्या कोई नई पुस्तक या काव्य संग्रह प्रकाशित होने वाला है? काफ़ी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। एक पोइट्री कलेक्शन है जिसका आई वुड से ऑलमोस्ट 60-70% हो चुका है, ड्राफ्ट रेडी। पर अभी उस पर काम बाकी है। देन एक नॉवल पे मैं काम कर रही हूँ जो एक हिस्टोरिकल फिक्शन है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको लेके। उसका आई एम होपिंग कि इस साल नहीं तो कम से कम अगले साल की शुरुआत तक आई विल हैव गुड ड्राफ्ट्स, द ड्राफ्ट्स रेडी हो जाएंगे। उसके बाद का जर्नी अलग होता है पब्लिशिंग का, वो देखते हैं क्या होता है, हाउ मच टाइम इट टेक्स। जी बिल्कुल। हम अब अपने साक्षात्कार के अंतिम चरण पर हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि वीएसएस सिंगापुर के दर्शकों एवं नवोदित लेखकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश मैं कई बार दे चुकी हूँ आज के सेशन के दौरान, पर रिपीट ये करूंगी कि पढ़िए और लिखने की कोशिश करते रहिए। अगर आप लिखना पसंद करते हैं, आप लिखते हैं, तो ये सोच के आप खुद को
रोकिए मत कि शायद मैं अभी उतना अच्छा नहीं लिखती, या उतना अभी उस लेवल पे नहीं हूँ, या मेरे पास उतना समय नहीं है। सो वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम फॉर योर परफेक्ट राइटिंग, वो कभी नहीं होगा। इंस्टेड ये भी एक तरह से एक स्किल है जो धीरे धीरे डेवलप किया जा सकता है विद प्रैक्टिस। सो इफ राइटिंग इज योर पैशन, देन कीप राइटिंग, जस्ट कीप राइटिंग। रीड रीड अ लॉट, जितना आप पढ़ेंगे, अलग अलग तरह के लोगों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, उतना आपको नए विचार आएंगे। और विचार ही जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं लिखने के, वो आपके थॉट्स ही होते हैं। और थॉट्स आपको समाज से आ सकते हैं, थॉट्स आपको दूसरे के लिखे हुए से आ सकते हैं। इनफैक्ट पढ़ने से एक फ़ायदा, एक बहुत बड़ा ये भी होता है कि अगर आप उन एक्सपीरियंसेस को खुद से जीना चाहें तो शायद कई जिंदगियां कम पड़ जाएं। लेकिन किसी ने वो कई सालों का काम करके रखा है और एक छोटी सी किताब में 100 200 300 पन्नों की किताब में बंद किया है, तो इट्स लाइक कि अब खजाना आपके सामने है और आप उसको खोल के नहीं यूज कर रहे हैं। सो यू नो, यस, सो दैट्स माय मैसेज। कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, बी क्रिएटिव, बिकॉज बीइंग क्रिएटिव मेक्स यू अलाइव, कीप्स यू अलाइव। जी जीता तो हर कोई है, बिल्कुल। लेकिन जिंदा दिली के साथ जीना हर किसी को नहीं आता। जी तो वो सीखिए योगिता जी, और आप खुश। गजल लिखती हैं तो जाने से पहले हम आपकी एक गजल सुनना चाहेंगे। ओके, ये एक मेरी गजल है जो एक गाने के फॉर्म में जल्द आने वाली है। उसकी बस मैं दो लाइंस यहाँ पे गुनगुनाना चाहूंगी। जी चैन की नींद कोसों दूर है, लेकिन तुम्हारे ख्वाब में अपना ठिकाना चाहता है दिल। कई जज्बात लहरों में छुपे हैं, बेकरारी के, तुम्हारे साथ बहने का बहाना चाहता है दिल। चैन की नींद कोसों दूर है, लेकिन तुम्हारे ख्वाब में अपना ठिकाना चाहता है दिल। चैन की नींद। बहुत सुंदर आपकी आवाज। थैंक कमाल है। यू। इतना सजा हुआ। सॉरी, ये अभी क्योंकि ये प्रोडक्शन में है ये गाना, हम्म, इट विल बी आउट सून एज अ वीडियो एल्बम। तो तो इसके मैं इसका lyrics पूरा आप नहीं गुनगुना लिखे सकती। हैं? ये मेरे कंपोजिशन है और मेरे लिरिक्स हैं, यस। बहुत खूबसूरत, ये तो मुझे लगता है आपका सबसे बड़ा टैलेंट है। थैंक जी योजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस मंच पर आए और आपने बहुत सारी अपनी आपके अनुभव साझा किए, अपनी कहानियां साझा की और आपकी आवाज साझा की जो बहुत खूबसूरत है। और मिलते रहेंगे। तो अब यू सो मच, मुझे बहुत मज़ा आया। और हमने सोचा नहीं था कि हम इतनी सारी बात करेंगे, पर आपसे बात करके मतलब ये मुझे इंटरव्यू से ज़्यादा इट वाज अ कन्वर्सेशन, अ डिस्कशन, और वो भी बहुत वेराइटी ऑफ टॉपिक्स पे। जी तो उसमें बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जी आप थैंक यू, जी जुड़े धन्यवाद। रहें। जी थैंक यू। शुभ रात्रि। नमस्ते। जी नमस्ते।